मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? फिश के साइंटिफिक स्टडी को हम इस्थियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन 1 है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में हम सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं, मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। ऑप्शन 2 है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी में सांप का साइंटिफिक स्टडी किया जाता है। ऑप्शन 4 है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में ट्रीज पेड़ों के बारे में साइंटिफिक स्टडी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले आप ये जानिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। जब किसी मटेरियल पे इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन के थ्रू लाइट पड़ती है तो उस मटेरियल पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने लगते हैं, और जब उनकी इलेक्ट्रॉन की एक्साइट एनर्जी हाई हो जाती है तो वो मटेरियल से बाहर एमिट होने लगते हैं। ठीक है फ्रेंड, और जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं। इसी इवेंट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज एच.आर. हर्ट्ज ने की, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। फिर बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और एक्सप्लोर किया जिसकी वजह से बाद में उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। ठीक है फ्रेंड, इसको आप याद रखिएगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके कौन से इन्वेंशन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है? मीन्स कौन सा अमीनो एसिड हमारी ह्यूमन बॉडी द्वारा सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 2 वेलिन अमीनो एसिड। वेलिन अमीनो एसिड एक अल्फा अमीनो एसिड होता है जिसका फॉर्मूला है C5H11NO2। वेलिन अमीनो एसिड हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है, तो ये अमीनो एसिड हमको फूड से मिलता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मद्रास लेबर यूनियन के रूप में पहला संगठित व्यापार संघ का गठन वर्ष में किया गया, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 3 1918। 27 अप्रैल 1918 में बकिंगम और कैर्नेटिक मिल्स के वर्कर्स ने लेबर ने बीपी वाडिया की मदद से मद्रास लेबर यूनियन का गठन किया। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटलांटिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहा जाता है, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 1 हरिकेन। हरिकेन कहाँ आता है? यूएसए में। ऑप्शन 2 विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में आता है। ऑप्शन 3 टैफू और ऑप्शन 4 टाइफून, ये जापान, चीन और कोरिया में आता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बंदरगाह प्रेरित विकास को बढ़ावा देने के लिए डैश कार्यक्रम लक्षित एक परियोजना है, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 4 सागरमाला। सागरमाला परियोजना की शुरुआत 2017 में भारत सरकार ने की थी। इस परियोजना का जो टारगेट था, लक्ष्य था, वो ये था कि भारत के जितने भी बंदरगाह हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और बंदरगाह के आसपास जितने भी शहर या क्षेत्र हैं उनको डेवलप करना। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 3 क्रिकेट से। क्रिकेट में और भी कई ट्रॉफियां हैं जैसे कि शेफील्ड ट्रॉफी, फिर उसके बाद है सीके नायडू ट्रॉफी, फिर उसके बाद है शीश महल ट्रॉफी, फिर उसके बाद है रोहिंटन ट्रॉफी, फिर उसके बाद है मोइन उद दौला ट्रॉफी। ठीक है फ्रेंड, ये सभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या विटामिन B12 का समृद्ध स्रोत नहीं है? विटामिन B12 एक
कोबाल्ट कंटेन विटामिन होता है। विटामिन B12 का पूरा नाम है साइनोकोबालामाइन। विटामिन B12 सिर्फ एक ऐसा विटामिन है जो किसी भी वेजिटेबल्स में नहीं पाया जाता। विटामिन B12 का मुख्य जो स्रोत है वो अंडा, मांस और मछली है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन B12 नहीं पाया जाता। सूर्य के प्रकाश में विटामिन D पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन D का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन D के दो इंपॉर्टेंट फॉर्म होते हैं, पहला विटामिन D2 और दूसरा है विटामिन D3। विटामिन D3 का रासायनिक नाम आपसे क्वेश्चन ने पूछा है तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन 2, काले कैल्सीफेरॉल। विटामिन D2 का रासायनिक नाम क्या होता है? अर्गो कैल्सीफेरॉल। ठीक है फ्रेंड। साइनोकोबालामिन B12 का रासायनिक नाम होता है और फाइटोनेडियोन किसका होता है? विटामिन K का। विटामिन K का एक और रासायनिक नाम होता है क्या? नेफ्थोक्यूनॉन। ठीक है फ्रेंड, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस पदार्थ का प्रयोग नाभिकीय परमाणु भट्टियों मीन्स रिएक्टर्स में शीतलक कूलेंट के रूप में नहीं किया जाता है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 1, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में हम एज अ मॉडरेटर के रूप में करते हैं। बाकी तीनों तरल सोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड और भारी जल ये शीतलक मीन्स कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र में इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन में परिवर्तित करता है? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 1, पेप्सिन एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शुगर माल्टोज में चेंज करता है। ऑप्शन 3, माल्टेज एंजाइम हम जो भोजन खाते हैं, फूड खाते हैं, उसको ब्रेक करता है ताकि उसमें से इम्पोर्टेंट मिनरल को एब्जॉर्ब किया जा सके। ऑप्शन 4, लाइपेज एंजाइम वसा मीन्स फैट्स को फूड में चेंज करता है ताकि वो हमारी इंटेस्टाइन आंतों द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे छोटा था? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 4, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का ही था क्योंकि इनकी मृत्यु अपने ऑफिस में ही हो गई थी। श्री नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल 5 वर्ष का था। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल 3.5 वर्ष का था। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल 5 वर्ष का था। ठीक है फ्रेंड। सबसे अधिक कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का था। ये 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई समुद्री तट मंगलवार को सुबह 5 बजे ज्वार मीन्स हाई टाइड से प्रभावित होता है तो यहाँ सामान्यतः किस समय अगला ज्वार आएगा? 2 हाई टाइड के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है, गैप होता है, वो होता है 12 घंटे 25 मिनट। ठीक है फ्रेंड। तो अगला हाई टाइड कब आएगा? शाम के 5:25 पे। तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3, मंगलवार शाम 5:25 पे। ठीक है फ्रेंड। अगर इसी क्वेश्चन में हाई टाइड की जगह लो टाइड होता मीन्स भाटा होता तब वो कितने टाइम बाद होता? अगर सुबह 5 बजे लो टाइड मीन्स भाटा आएगा तो 24 घंटे 50 मिनट बाद दूसरा लो टाइड मीन्स भाटा आएगा। मीन्स अगर मंगलवार सुबह 5 बजे तो फिर जो अगला लो टाइड होगा वो आएगा बुधवार को, वेडनेसडे को कब आएगा? 5:50 पे। ठीक है फ्रेंड, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास के नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन 1, पार्थेनियम। गाजर घास को चटक चांदनी
चटक चांदनी के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश पश्चिमी मीन्स उत्तर प्रदेश वेस्ट में गाजर घास या कांग्रेस घास को चिड़िया बाड़ी भी कहा जाता है, चिड़िया बाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट एट सूरत एंड कॉसेज द सेशन टू ब्रेकअप? कौन से साल में इंडियन नेशनल कांग्रेस में बंटवारा जो कि सूरत अधिवेशन में हुआ था? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 3 1907 में। 1907 में जब सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी। पहला भाग क्या था? एक्सट्रीमिस्ट जिसे हम गरम दल बोलते हैं, और दूसरा क्या था? मॉडरेट जो नरम दल था। ठीक है फ्रेंड, एक्सट्रीमिस्ट जो थे गरम दल के लोग थे, वो चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और मॉडरेट नरम दल के जो लोग थे वो ये चाहते थे कि रास बिहारी घोष जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने राजा हान होती से युद्ध किया था जो चीन के हान राजवंश के राजा थे और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 2 कनिष्क कुषाण वंश के एक महान सम्राट थे जिन्होंने चीन के हान राजवंश के राजा हान होती से युद्ध किया और सेकेंड अटेम्प्ट में उन्हें हराया था। कुषाण राजवंश का टाइम था 78 ईसा पूर्व से 44 ईस्वी तक। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स कैरीड आर्यभट्ट द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया? आर्यभट्ट भारत का सबसे पहला उपग्रह था जिसे भारत ने 19 अप्रैल 1975 में सोवियत संघ की मदद से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। तो उसमें जो व्हीकल था उसका नाम क्या था? उसका नाम था C1 इंटर कॉस्मोस। ठीक है फ्रेंड, इंटर कॉस्मोस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 C1 इंटर कॉस्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य दस्ते की भागीदारी के संदर्भ में डैश नेपाल के साथ भारत का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 2 सूर्य किरण। ऑप्शन 1 वरुण भारत और फ्रांस की नौसेना के साथ एक सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन 3 निर्भीक कुरुक्षेत्र मीन्स बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में एक सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन 4 इंद्र भारत और रूस की नौसेना के बीच एक सैन्य अभ्यास है। तो ये सभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द स्टडी और कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 3 पोमोलॉजी। ऑप्शन 1 परफ्यूजनोलॉजी स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी पैथोलॉजी ऑफ लंग्स एंड रिस्पायरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड, तो इसका मतलब ये हुआ कि परफ्यूजनोलॉजी किसका स्टडी है? फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी ऑफ लंग्स और रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स का स्टडी है। ऑप्शन 2 सिस्टमोलॉजी किसका स्टडी है? वो सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम सिस्टमोलॉजी में स्टडी करते हैं। ऑप्शन 4 ओलरियोकल्चर, इसका मतलब ये होता है कि वेजिटेबल से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होती है या वेजिटेबल ग्रो करने की टेक्निक होती है उसको हम ओलरिकल्चर में स्टडी करते हैं। तो ये सभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 4 ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सांग कहा जाता है,
और असम और पूरे भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी वॉल्यूम वाइज आयतन के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी नदी है, और अगर लेंथ वाइज देखेंगे, लंबाई के अनुसार, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ठीक है फ्रेंड। अब अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी नदी है अमेजन। ठीक है फ्रेंड, अमेजन। और लेंथ वाइज दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नाइल रिवर। ठीक है फ्रेंड, नील रिवर। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट सिक्किम विद चाइना? सिक्किम को चीन से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 1 नाथुला पास, नाथुला दर्रा। बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश के मनाली जिले को लेह से जोड़ता है। ऑप्शन 3 है देपसा पास, ये हिमाचल प्रदेश में है। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले को स्फीति जिले से जोड़ता है। ऑप्शन 4 है माना पास, माना दर्रा, ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। NH7 नेशनल हाईवे 7 माना पास से होकर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी डैश का अध्ययन है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 2 काष्ठी पौधे। जो बहुत पुराने पेड़ होते हैं, उनके तने में जो रिंग छल्ले की तरह आकृति बनी रहती है, उसको देख के यह बताया जा सकता है कि उस वृक्ष की, उस पेड़ की आयु क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो उस अध्ययन को हम डेंड्रोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन 1 है हवा। हवा के अध्ययन को हम एरोलॉजी कहते हैं, एरोलॉजी। एरोलॉजी में एटमॉस्फेयर का अध्ययन किया जाता है। और डिफरेंट तरह के एटमॉस्फेयर का अध्ययन किसमें किया जाता है? मेट्रोलॉजी में, मेट्रोलॉजी। ऑप्शन 3 है मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। उसके बाद है ऑप्शन 4 पानी। पानी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलॉजी। ठीक है फ्रेंड, ये सभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड नॉट रूल द मगधन एम्पायर? मगध साम्राज्य पर इनमें से कौन से वंश ने राज नहीं किया था? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 3 गुप्त वंश। गुप्त वंश का टाइम पीरियड था 320 AD से 550 AD। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। मगध साम्राज्य पे सबसे पहले राज करने वाला वंश कौन सा था? हर्याक वंश, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे, बिंबिसार। हर्याक वंश के बाद शिशुशुंगास वंश ने मगध साम्राज्य पे राज किया। शिशुशुंगास वंश के जो संस्थापक कौन थे? शिशुशुंगा। ठीक है फ्रेंड, शिशुशुंगा वंश के बाद नंदा वंश ने मगध साम्राज्य पे राज किया। नंदा वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मा नंदा। फिर नंदा वंश के बाद कौन सा वंश आया? मौर्य साम्राज्य। ठीक है फ्रेंड, मौर्य साम्राज्य, जिसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता था, उनके अंडर में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जनसांख्यिकी इतिहास के संदर्भ में इनमें से किस वर्ष को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड कहा जाता है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 2 1921 में। 1921 की जनसंख्या गणना में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला गया था। ठीक है फ्रेंड, एनुअल ग्रोथ रेट था, कितना था? -0.03। और डेकाडल ग्रोथ रेट था -0.31। ठीक है फ्रेंड, निगेटिव ग्रोथ रेट जाने का रीजन ये था अकाल और महामारी। 1971 की सेंसेक्स में जनगणना में
पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा था, इसको भी आप याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि किस वर्ष की जनसंख्या गणना में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा था, तो आपका आंसर होगा 1971 की जनसंख्या गणना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द पेंडुलम वॉच इन 1657? 1656 में पेंडुलम घड़ी का आविष्कार इनमें से किसने किया था? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 3 क्रिस्टियन हाइगेंस ने। अगर इस क्वेश्चन में पेंडुलम घड़ी की जगह मैकेनिकल क्लॉक कहता तो उसका आविष्कार चाइनीज इन्वेंटर 2 थे। पहले का नाम था आई हसाई और दूसरे का नाम था लियांग लिंग सेन। ठीक है फ्रेंड, ये दोनों इन्वेंटर चाइनीज थे जिन्होंने मैकेनिकल घड़ी का आविष्कार किया। जोहान्स केपलर ने ग्रहों के प्लैनेट के मोशन से रिलेटेड 3 नियम दिए थे जिन्हें हम केपलर लॉ भी कहते हैं। एंटोन हार्डर एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। गैलीलियो गैलीलिये ने थर्मोमीटर की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग डैश ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 2 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी की त्रिज्या रेडियस कितनी है? 6371 किलोमीटर। पृथ्वी पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 9 जी की वैल्यू 9.807 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द बराकर रिवर इन झारखंड? झारखंड में बराकर नदी पर कौन सा डैम बना है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 4 तिलैया डैम। तिलैया डैम बराकर नदी पर बना हुआ है। बराकर नदी दामोदर नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन 1 है मिट्टूर डैम, ये तमिलनाडु पे है और कावेरी नदी पर बना हुआ है, कावेरी नदी पर। ऑप्शन 2 है सरदार सरोवर डैम, ये गुजरात में है और नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन 3 है कोनार डैम, ये कोनार नदी पर है और ये भी झारखंड में है। कोनार नदी भी दामोदर की एक सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड, ये तीनों भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्र भारतीय उपग्रह आधारित स्थापन प्रणाली है? मींस ऑटोनोमस रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 3 नेविक सिस्टम। नेविक सिस्टम का फुल फॉर्म होता है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ठीक है फ्रेंड, नेविक को इसरो ने लॉन्च किया था। ऑप्शन 1 आकाश एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे DRDO ने बनाया था। आकाश मिसाइल की रेंज 30 किलोमीटर होती है। ISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर में है। ऑप्शन 4 निहारिका, इसे हम नेब्यूला भी कहते हैं। नेब्यूला ये अंतरिक्ष में स्पेस में हाइड्रोजन, हीलियम, धूल और प्लाज्मा गैसों से बना एक बादल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल क्राइम एंड पनिशमेंट? क्राइम एंड पनिशमेंट नोवेल के लेखक कौन थे? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 3 फ्योदोर दोस्तोयेवस्की, जो कि रूस के एक महान लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केओलिनाइट इनमें से किसका अयस्क है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 4 एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के और भी कई अयस्क होते हैं जैसे कि बॉक्साइट, कोरंडम और डायस्पार। ठीक है फ्रेंड। अब ऑप्शन 1 लोहे का। आयरन के कौन कौन से और अयस्क होते हैं? पहला है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लाइमोनाइट और चौथा है आयरन पाइराइट। अब ऑप्शन 2 जस्ते जिंक के कौन कौन से अयस्क होते हैं? पहला है
जिंक ब्लेड और दूसरा है कैलामीन। ठीक है फ्रेंड, कैलामीन। अब ऑप्शन 3 तांबे के कौन कौन से अयस्क होते हैं? पहला है कैल्को पायराइट। ये इंपॉर्टेंट ओर है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कैल्कोपाइराइट किसका ओर होता है। उसके बाद है कॉपर पाइराइट, फिर थर्ड है मैलाकाइट। ये सभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वॉज फाउंडेड बाय। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एक पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसके फाउंडर प्रशांता चंद्र महलानोबिस हैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना 17 दिसंबर 1931 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर है? ऑप्शन थर्ड, प्रशांता चंद्र महलानोबिस ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी फाइल नाम में डिफॉल्ट प्रत्यय सफिक्स .xls है तो फाइल की सामग्री क्या होगी? वो फाइल किससे रिलेटेड होगी? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 3, एक स्प्रेडशीट जो कि MS एक्सेल से बनाया जाता है। उसका सफिक्स क्या होता है फाइल का? .xlx या फिर .xlsx। ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन 1 है वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइल का सफिक्स क्या होता है? .doc या फिर .docx। अब एक वीडियो क्लिप में फाइल का सफिक्स क्या होता है? .avi। ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन 4 है एक ऑडियो क्लिप की फाइल में सफिक्स क्या होता है फाइल का? .au। ठीक है फ्रेंड, ये सभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टिंग आर्टिकल 21A टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज फंडामेंटल राइट्स। किस संविधान संशोधन में आर्टिकल 21A को जोड़ा गया कि वो एक फंडामेंटल राइट की तरह होगा? तो हमारा आंसर है ऑप्शन 186 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में हुआ। इसमें आर्टिकल 21A में क्या है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त में फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ये उनका फंडामेंटल राइट होगा। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हस्तियों में कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं थे? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 2, ईश्वर चंद विद्यासागर जी। ऑप्शन 1 RG भंडारकर, ऑप्शन 3 आत्माराम पांडुरंग और ऑप्शन 4 MG रनाडे। ये तीनों प्रार्थना समाज से रिलेटेड थे, जिसमें आत्माराम पांडुरंग जी ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि धार्मिक और सामाजिक सुधार करना। ठीक है फ्रेंड, मीन्स रिलीजियस और सोशल इंप्रूवमेंट के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुगल एम्परर बाबर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? बाबरनामा, जिसे बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 तुर्किश। बाबर तैमूर लंका तीसरा पोता था, मीन्स ग्रेट ग्रैंडसन। ठीक है फ्रेंड। तैमूर लंग जो कि विदेशी लुटेरा और आक्रमणकारी था, जिसने भारत में आक्रमण किया था और यहाँ से सारा धन और सोना लूटकर अपने देश वापस लौट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ग्रीन्स इज अनाउंस्ड टू स्टेबलाइज द सप्लाई ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। इनमें से कौन सी आइटम्स की सप्लाई को स्टेबल करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स योजना अनाउंस की गई? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 2 टमाटो, ओनियन, पोटैटो मीन्स टमाटर, प्याज और आलू की सप्लाई को स्टेबल करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम अनाउंस की, जो कि
18-19 के बजट में पेश हुआ। इसके लिए 500 करोड़ रुपए भी अलॉट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ऑफ टाइम वॉज डेवलप्ड इन 1927 बाय, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन 1 आर्थर स्टैनली एडिंगटन। एरो ऑफ टाइम को हम एंट्रोपी भी बोलते हैं, एंट्रोपी। जनरली एरो ऑफ टाइम को स्टैनली एडिंगटन ने वन वे डायरेक्शन और एसिमेट्री ऑफ टाइम कहा था। स्टैनली एडिंगटन ने यह भी कहा था कि एंट्रोपी आइसोलेटेड सिस्टम में टाइम के साथ बढ़ती है और ओपन सिस्टम में टाइम के साथ घट सकती है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करकमन अ फिनोलिक कंपाउंड वाइडली यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस इज फाउंड इन। करकमन हल्दी से मिलता है जिसका इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 टर्मेरिक, जिसे हल्दी कहते हैं। ब्लैक पेपर को काली मिर्च कहते हैं, टेमेरिंड को इमली कहते हैं और जिंजर को अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज अप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडस्केप। मतलब कौन से लैंडस्केप के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है या अप्लीकेबल है, तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 2 बीच। दुनिया भर में कौन से बीच सबसे क्लीन है, क्लीन, सेफ और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, उसके लिए दुनिया भर के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक सर्टिफिकेशन देते हैं। उस सर्टिफिकेशन को हम ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कहते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में UNEP, UNWTO, यहाँ पे T का मतलब है टूरिस्ट, फिर है IUCN, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देते हैं। मीन्स सब दुनिया भर में कौन सा बीच सबसे क्लीन है, सेफ है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इंडिया में टोटल 8 बीचेस हैं जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है।